नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हिंसा और तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने की स्थिति की समीक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तनावग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालात से गृह मंत्री को कराया अवगत। हालात पूरी तरह नियंत्रण में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कपड़ा तकनीकी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को दी मंजूरी। मिशन पर 4 साल में 1480 करोड़ रुपए होंगे खर्च। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरोगेसी विधेयक में संशोधन को दी गई मंजूरी। प्रवर समिति की सिफारिशों को बिल में किया गया शामिल। सरकारी बैंकों की कार्यशैली में होंगे बड़े बदलाव। तकनीक आधारित बैंकिंग के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया ईज 3.0 रिफॉर्म एजेंडा। ग्राहकों को मिलेगी क्रेडिट एट क्लिक, डायल अ लोन, बैंकिंग ऑन द गो की सुविधा। कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन की मदद के लिए 15 टन चिकित्सा सामग्री लेकर भारत का C-17 ग्लोब मास्टर विमान वुहान पहुंचा। वापसी में 80 भारतीय और पड़ोसी देशों के 40 लोगों को लेकर लौटेगा विमान। चीन में अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की शिक्षण संस्थानों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की सलाह। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षण पद्धति में देश सामाजिक आर्थिक पक्ष का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कुछ इलाकों में फैली हिंसा और तनाव को देखते हुए लोगों से शांति की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि शांति और सद्भाव हमारा स्वभाव है। मैं दिल्ली के भाइयों बहनों से शांति और भाईचारे की अपील करता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि शांति कायम हो और सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के हालात का जायजा लिया है। पुलिस और अन्य एजेंसियां स्थिति सामान्य बनाने के लिए काम कर रही हैं। और इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में 2 दिनों से जारी अशांति के बाद आज हालात सामान्य रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। डोभाल के साथ कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि हालात अब नियंत्रण में हैं, लोग संतुष्ट हैं। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया। आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जाति है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं। और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। हम एचएम साहब ने इसका वो किया है और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी। जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन इसके तरह से
इस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी और हर एरिया के अंदर में अब कोई वचन नहीं होगा। अब यह है कि मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है, वो अपने घर को भी प्यार करता है। अगर उसे प्यार करना है तो उन्हें अपने उन सब लोगों के साथ में एक बड़ी एकता के साथ में, एक सहानुभूति के साथ में, एक समरसता के साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए और एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे पहले अजय डोभाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में डीसीपी के दफ्तर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच अर्धसैनिक बलों ने चांदबाग, जाफराबाद, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इलाके में शांति दिखी और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी मोहल्ले में शांति कमेटी बनाई जाए, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी हर जिले में तैनात किए जाएं। Peace committees must be formed in every mohalla, consisting of members of all communities to ensure that there are no untoward incidents. Senior civil servants must be deployed in each district to take charge of the administration to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में स्थायी शांति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा की जांच की जानी चाहिए। पहला काम है, शांति आज हो गई है लेकिन शांति स्थायी हो, सबसे संवाद हो, हिंसा रुके पूरी और जांच हो, ये देखना सबका काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई फैसलों को अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बजट में की गई घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी है। 4 सालों की अवधि के लिए 1480 करोड़ के इस मिशन का मकसद कपड़ा तकनीकी उत्पादों में वैश्विक अगुवा बनना है। इस मिशन के जरिए रक्षा क्षेत्र में बुलेट प्रूफ जैकेट, पैराशूट के कपड़े से लेकर उच्च श्रेणी के स्पोर्ट्स वेयर और स्वास्थ्य क्षेत्र में इस्तेमाल टेक्सटाइल को देश में विकसित करना है। स्मृति ईरानी ने बताया कि मिशन के तहत 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 1480 करोड़ का आवंटन कैबिनेट ने स्वीकार किया है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 260 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम्स के स्टैंडर्डाइज्ड HSN कोड बने। कैबिनेट ने सरोगेसी नियामक बिल में भी कई संशोधनों को स्वीकार किया है। राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को माना गया है। इसके तहत अब सरोगेट मां के लिए करीबी रिश्तेदार होने की बाध्यता को खत्म किया गया है। साथ ही महिला विधवा हो या तलाकशुदा, उसे भी सरोगेसी का अधिकार दिया गया है। सरोगेट मदर के मेडिकल कवर को भी बढ़ाया गया है। ये सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड होगी जिनके पास मेडिकली नेसेसिटेटेड कंडीशन हो, और ये अधिकार रहेगा इंडियन मैरिड कपल्स का, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल का, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इंडियन ओरिजिन के हों, कि जो मदर होगी सरोगेट, उसका इंश्योरेंस कवर प्रपोज था 16 महीने के लिए। आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो इंश्योरेंस कवर अब 36 महीनों का होगा। साथ ही नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड एक्सपर्ट्स की जो है, उनके समय अवधि को 1 साल से 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई फैसलों को अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रीय अधिनियमों के लागू होने से जुड़े एक आदेश को मंजूरी दी है।
एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी ऐसे कानून थे जो आज कश्मीर में लागू नहीं होते थे वो सारे लागू हो, क्योंकि नई लद्दाख बन गई तो नई बन गई, इसलिए वहां तो लागू कर दिए थे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है इसमें लागू करना था। तो ऐसे 37 कानूनों में आवश्यक संशोधन करके वो लागू किए जाएंगे। इससे देश भर में एक कानून लागू होगा। सरकारी बैंकों में अब ग्राहकों को अत्याधुनिक और सुगम सेवाओं को मुहैया कराने की तैयारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में बैंकिंग सुधार से जुड़ी ईज 3.0 यानी कि इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा की रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी बैंकों की शाखाएं अब ग्राहक सुविधाओं से लेकर लघु और मध्यम उद्योगों को लोन तक की सुविधा त्वरित और तकनीक आधारित व्यवस्था से मुहैया कराएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि निजी बैंकों की तरह फटाफट खाता खोलने से लेकर डिजिटल मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये सुविधाएं लोगों की ज्यादा आमद वाली जगहों जैसे मॉल, स्टेशन, कैंपस या फिर प्रतिष्ठानों में बैंकिंग आउटलेट के जरिए भी हासिल होंगी। ये सरकारी बैंक क्रेडिट एट क्लिक, डायल अ लोन और बैंकिंग ऑन द गो की सुविधाएं देंगे। इससे पहले ईज 2.0 में बैंकों को पैकेज देकर वित्तीय प्रवाह बढ़ाया गया था, साथ ही कई बैंकों का मर्जर किया गया था। We want to make sure that it is not in the pursuit of the banking officials or staff, but in the pursuit of getting the money back that we want certain action to be taken. It is not to make difficult the official functioning of banks, but it is to be sure that public money should get back to being where it is rather than remain saying helpless. Public sector bank branches had as an advantage. Your USP as different from private sector banks was at the branch level, there was a level of connect with your own customers. I can quote N number of. और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देखिए प्रवर समिति की खास रिपोर्ट, सरोगेसी रेगुलेशन विधेयक 2019, संसद 24/7 में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच मेलजोल और आपसी घनिष्ठता बढ़ाने पर जोर दिया। चेन्नई में सद्गुरु त्यागराज समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान करना हमारी संस्कृति है। उन्होंने हम साध्वनी जैसे संस्थाओं की तारीफ करते हुए कॉरपोरेट संस्थाओं और सरकार से भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों की मदद की सलाह दी। Our cultural diversity must always remain the vehicle of unity, peace, prosperity and joy. Even though we speak different languages, eat different food and wear different clothes, we must acknowledge that fundamentally we are one nation, one people. We must respect each other's feelings. That is the culture of India. That is the tradition of India. What is happening at times, sometimes really disturbing, including what has happened in Delhi. For a country of our great background, cultural heritage, why should people fight on this? You have democracy, you have an opportunity to express your views, promote, propagate, vote in and vote out. और इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मशहूर वायलिन वादक एम चंद्रशेखरन को हम साध्वनी सद्गुरु त्यागराज पुरस्कार प्रदान किया। Of dedication and devotion to the art, Joyce, our founder had special affection.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को लोगों के सामाजिक जीवन से निकटता से जुड़ा होना चाहिए। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए, इसलिए शिक्षण पद्धति में सामाजिक आर्थिक पक्ष का ध्यान रखा जाना चाहिए। Universities' social responsibility. This is an important aspect. I urge you to take advantage of UGC scheme for transdisciplinary research for India's developing economy called as TRADE, under which you can take up innovative research projects that are socially relevant, locally need-based, nationally important, and globally significant. कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन के लिए स्वास्थ्य उपकरण और दवाइयां लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान C-17 वुहान पहुंच चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि जो विशेष विमान है वो स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं लेकर वुहान पहुंच चुका है और ये विमान वापसी में वहां से कुछ भारतीयों को और पड़ोसी देशों में रह रहे कुछ लोगों को लेकर वापस आएगा। और इससे पहले ग्रुप कैप्टन A.K. पटनायक के नेतृत्व में करीब 15 टन चिकित्सा सामग्री वायुसेना के विशेष विमान में भेजी गई। भारतीय वायुसेना की उड़ान हमारे कुछ पड़ोसी देशों के कुछ भारतीय और विदेशी नागरिकों को भी वापस लाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 27 फरवरी को वुहान से विमान 120 लोगों को वापस लाएगा। इनमें 80 भारतीय नागरिक और पड़ोसी देशों के 40 लोग शामिल हैं। जापान तट पर खड़े पोत पर मौजूद जो भारतीय कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं पाए गए हैं, उनको लेने के लिए एयर इंडिया का विशेष विमान भारत लेकर आ रहा है। इस बीच जापानी क्रूज पर संक्रमित भारतीयों की कुल संख्या 16 हो गई। टोक्यो के पास योकोहामा तट पर 3 फरवरी को खड़े किए गए पोत डायमंड प्रिंसेस में सवार कुल 3,711 लोगों में से 138 भारतीय भी शामिल हैं। इनमें चालक दल के 132 सदस्य और 6 यात्री हैं। और इस बीच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जापानी क्रूज जहाज के चौथे यात्री की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2700 के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना की चपेट में अब ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री भी आ गए हैं। उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया है। ईरान में अब तक 15 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। वहीं दक्षिण कोरिया में 11, इटली में 11, जापान, फ्रांस, फिलीपींस में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारत की विदेश नीति द्विपक्षीय सहयोग पर जोर देती है, लिहाजा पश्चिम एशिया के देशों और भारत को मिलकर आपसी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। जनरल वीके सिंह ने दिल्ली में आयोजित चौथी पश्चिमी एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान ये बातें कही। पिछले 10 सालों में पश्चिम एशिया में आए राजनीतिक और आर्थिक बदलाव पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शिरकत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया और भारत के संबंध सदियों से मजबूत रहे हैं। पश्चिम एशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, इसलिए संबंधों को नई दिशा देने की जरूरत है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक वेस्ट एशिया है। भारत की ज़्यादातर ज़रूरत तेल की और गैस की वहाँ से आती है। भारत के तकरीबन 10 लाख लोग वहाँ पर काम करते हैं। उनके जो पैसे अपने घर भेजते हैं वो पूरी दुनिया में जितने भारतीय हैं उसका 50% है। तो हमारे लिए
अहमियत है इस जगह की। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के महानिदेशक सुजान आर चेनॉय ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और वेस्ट एशिया के देशों के संबंधों के हर पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा। ये विचार विमर्श करने से हमें आगे हमारे जो संबंध है वेस्ट एशिया के साथ वो कैसे और भी सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए हमें एक अच्छा मौका मिला है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम एशियाई देशों समेत 35 वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री और इजिप्ट के पूर्व विदेश मंत्री समेत जानी मानी हस्तियां भी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत के बेहतर रिश्ते रहे हैं, क्योंकि खाड़ी युद्ध के समय से ही भारत ने इन देशों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए एक बेहतर पड़ोसी होने का सबूत दिया है। कैमरामैन DK पांडे के साथ मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। और राजस्थान के बूंदी में एक यात्री बस के नदी में गिरने का दर्दनाक हादसा सामने आया है। बस हादसे में 24 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बस कोटा से सवाई माधोपुर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और SP समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 24 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बूंदी में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बुधवार को रामपुर के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने तीनों को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आजम खान ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे बुधवार को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 4 जनवरी 2019 को अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी पर गंज थाने में केस दर्ज कराया था। इसके बाद अप्रैल 2019 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस दौरान सुनवाई पर लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए, लेकिन तीनों इसके बावजूद कोर्ट में नहीं पेश हुए। बीते मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने संपत्ति कुर्क के आदेश दिए, जिसके बाद बुधवार को तीनों ने सरेंडर कर दिया। भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधि विकास स्वरूप ने आज जिनेवा में हो रही बैठक को संबोधित किया और पाकिस्तान के मनगढ़ंत आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। विकास स्वरूप ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ है और वो आतंकवादियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी पाकिस्तान ने कुछ कहा वो हमेशा से झूठा साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर वो UNHRC की बैठक में दिए बयानों से घिरा नजर आया। महाराष्ट्र में अब 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसी शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से इसे अनिवार्य करने का फैसला किया है। विशेष बात यह है कि जिस स्कूल में मराठी नहीं पढ़ाई जाएगी उस स्कूल के प्रबंधन से 1 लाख रुपए आर्थिक दंड वसूल लिया जाएगा। राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने संबंधी विधेयक पर चर्चा के उपरांत विधान परिषद ने इसे मंजूरी दे दी। बृहस्पतिवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद ये कानून बन जाएगा और राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य हो जाएगी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन वैश्विक सुरक्षा के लिए एक भयावह खतरा बनता जा रहा है।
अमेरिकी जलवायु और सुरक्षा केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दशक में कई लोग अपनी आजीविका खो सकते हैं। जल और भोजन के लिए लड़ाइयां बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका और मध्य एशिया में युद्धग्रस्त देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन इलाकों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ेंगी। वहीं सूखा, पानी और भोजन की कमी की वजह से बड़ी आबादी विस्थापित हो सकती है, जिससे सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा टूट जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।